हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम फेडरल सिस्टम वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। रेफरेंस बुक हमने इंडियन पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत को लिया है। डिस्कशन हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से होगा। जितनी भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और फ्लो हमारा इस चैप्टर में जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन पूरी दे रखी है उसी फ्लो को लेते हुए हम चलेंगे, क्योंकि दैट इज मोर देन एक्सटेंसिव एंड एग्जॉस्टिव विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं। देखिए, सरकारें जो होती हैं किसी भी देश में वो दो टाइप की होती हैं। ब्रॉड डिवीजन जो हम कर सकते हैं वो दो टाइप का होता है। एक होता है यूनिटरी होता है और दूसरा होता है फेडरल होता है। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो नेशनल गवर्नमेंट है वहाँ पे और रीजनल गवर्नमेंट जो है वहाँ पे, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, रिलेशन कैसा है। ठीक है, तो इस रिलेशन के बेसिस पे वी आइडेंटिफाई वेदर द गवर्नमेंट इज यूनिटरी और फेडरल इन नेचर। ठीक है, अब देखिए यूनिटरी गवर्नमेंट जो होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट के केस में क्या होता है, जो सारी जो पावर्स होती है वो किसके हाथों में होती है? वो नेशनल गवर्नमेंट के हाथों में होती है। ठीक है, और जो रीजनल गवर्नमेंट्स होती है, रीजनल गवर्नमेंट्स जो अपनी पावर्स जो डिराइव करती है वो कहाँ से करती है? वो नेशनल गवर्नमेंट से करती है। ठीक है, तो अल्टीमेट अथॉरिटी लाइज विद द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट्स डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल हुआ। बट फेडरल जो गवर्नमेंट होता है, फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, इसमें डिफरेंस होता है। अब ये डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि द पावर इज क्लियरली डिवाइडेड। ठीक है, पावर इज क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया के केस में आपने देखा होगा, इंडिया के केस में देयर इज अ क्लियर डिमार्केशन ऑफ पावर्स बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। ये क्लियर डिमार्केशन आपको कहाँ दिखता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे 7th शेड्यूल आपने देख लिया। 7th शेड्यूल में आपको जो यूनियन लिस्ट है वो दिख जाएगी, फिर जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो दिख जाएगी, और स्टेट की लिस्ट है, जो स्टेट्स की जो पावर्स है वो भी दिख जाएंगी उसमें। तो देयर इज अ क्लियर डिमार्केशन ऑफ पावर्स। ठीक है, तो ये कहाँ से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कुछ देशों के एग्जाम्पल दे रखे हैं। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, या फिर जापान हो गया। ठीक है, यहाँ जो सरकारें हैं ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और जैसे यूएस हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा वगैरह हो गया, यहाँ पे फेडरल सरकारें हैं। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ फेडरलिज्म या फिर एक्सटेंट टू विच द गवर्नमेंट इज़ यूनिटरी, उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। बट जो ब्रॉड यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, तो ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूएस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हमारी जो गवर्नमेंट होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। भारत के केस में जो गवर्नमेंट है हमारे पास वो फेडरल इन नेचर है, बट उसे क्वाजी फेडरल इन नेचर बोलते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली फेडरल हम उसे नहीं कहते। क्या रीजंस है हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फेडरेशन जो वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है वो सब दे रखा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा स्लो लेके चल रहे हैं हम इस चैप्टर को, तो अगर आप 2x में भी देख सकते हैं तो तुरंत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट हमें यहाँ पे छोड़ना नहीं है। मेन हमारा कंसर्न ये है, और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थोड़े अच्छे तरीके से डेवलप होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, कंपेयरिंग फीचर्स ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म में इन्होंने कंपैरिजन दे रखा है, देख लेता हैं। फेडरल जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट के केस में क्या होता है? डुअल गवर्नमेंट होता है। डुअल गवर्नमेंट मतलब क्या है? सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक सरकार होगी और स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे एक सरकार होगी। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि जो रीजनल लेवल है वहाँ पे सरकार हो। ठीक है, नेशनल लेवल पे तो एक सरकार होगी। देन इट डिपेंड्स ऑन द नेशनल गवर्नमेंट वेदर इट विल क्रिएट रीजनल गवर्नमेंट्स और नॉट। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, फेडरल का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे भारत है, भारत में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, यूनिटरी के केस में कॉन्स्टिट्यूशन लिखित भी हो सकता है, जैसे फ्रांस के केस में है, और ब्रिटेन के केस में क्या है? ब्रिटेन के केस में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो लॉज बनते हैं, पार्लियामेंट जो लॉज बनाती है उसे एक तरीके से उसकी जो रिपोजिटरी होती है दैट इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन इन नेचर। ठीक है, आगे डिवीजन ऑफ पावर्स। हमने जैसे ऊपर देखा था कि फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, एंड मोस्टली दिस डिवीजन ऑफ पावर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है? देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होगा? इट इज अल्टीमेटली द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान हमेशा सुप्रीम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बोथ द नेशनल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द रीजनल गवर्नमेंट्स विल डिराइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। ठीक है,
एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लिमिट्स द एक्सटेंट ऑफ पावर दैट दीज गवर्नमेंट्स वुड एंजॉय। यूनिटरी गवर्नमेंट के केस में क्या हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मे बी सुप्रीम या फिर कॉन्स्टिट्यूशन मे नॉट बी सुप्रीम। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे सुप्रीम है, जैसे जापान है, जापान में सुप्रीम है, बट ब्रिटेन के केस में कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सुप्रीम। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, जैसे कि जो पार्लियामेंट है वहाँ की, दैट इज सुप्रीम इन नेचर। फेडरल गवर्नमेंट के केस में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जनरली रिजिड इन नेचर होता है। अब रिजिड का मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी टोटली चेंज बाय एनी ऑफ द गवर्नमेंट्स। जैसे इंडिया के केस में अगर आप देख लो, तो अगर फेडरल स्ट्रक्चर में अगर आपको कुछ चेंज करना हो तो इट रिक्वायर्स कंसेंसस ऑफ द फर्स्ट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एट द सेंटर, एंड देन एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स, दैट इज 50% ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद ही फेडरल प्रोविजंस जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह हो गए तो उसमें चेंज किया जा सकता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड इन नेचर। ठीक है, ये एक तरीके से दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ चेक्स एंड बैलेंस। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा फ्लूइड होगा तो ये भी पॉसिबल है कि जो सरकार का स्ट्रक्चर है, जो फेडरल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है, दैट कैन ऑल्सो बी टोटली रिप्लेस्ड टू अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे भारत है, तो भारत के केस में क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटिवली फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, वो रिजिड हो सकता है और रिजिड नहीं भी हो सकता है। जैसे ब्रिटेन है, हमने डिस्कस किया कि ब्रिटेन में क्या हो रहा है, जो भी लॉ पार्लियामेंट बना देती है एक तरीके से, तो वही एज ए कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब डिपेक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे लॉज इवॉल्व होते जा रहे हैं उसी तरीके से जो ब्रिटेन का संविधान है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व होता जा रहा है। ठीक, फेडरल गवर्नमेंट है उसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब जुडिशरी किससे इंडिपेंडेंट होगी, जुडिशरी वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव। ठीक है, ताकि ये जुडिशरी पे इन्फ्लुएंस ना बना पाए एक तरीके से, क्योंकि जुडिशरी का अल्टीमेट काम क्या है, जुडिशरी का अल्टीमेट काम है टू स्क्रूटिनाइज वेदर द लॉज दैट आर मेड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव दे अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दे आर विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे आर नॉट वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या हो रहा है कि जुडिशरी मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। ठीक, तो आपको क्या करना है, एक तरीके से ना सिर्फ एक ही प्रकार की अगर सरकार है उसके अगर आप फीचर्स समझ लोगे, जैसे फेडरल गवर्नमेंट है उसके अगर आपने फीचर्स समझ लिए, तो उसी के मोर और लेस ऑपोजिट जो फीचर्स होंगे वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के होंगे। ठीक है, आगे क्या है, बाय कैमरल लेजिस्लेचर दे रखा है। ठीक है, बाय कैमरल लेजिस्लेचर मतलब कैसा हो गया, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट है भारत में, तो भारत में पार्लियामेंट है, उसमें तो लोकसभा भी है और राज्यसभा है। ठीक है, 2 हाउसेस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो या तो बाय कैमरल हो सकता है या यूनिकैमरल होंगे। ठीक है, जैसे ब्रिटेन है, अब हमने हमारा जो मेन जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है एक तरीके से ब्रिटेन से हमने अडॉप्ट किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो गया था, मेजर प्रोपोर्शन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ से इवॉल्व किया है, हमने अडॉप्ट किया है 75% अराउंड, और बाकी तो हम ब्रिटिश की वैसे ही कॉलोनी थे, तो हमारा जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो ब्रिटेन से ही आ रहा था। ब्रिटेन में बाय कैमरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, फेडरेशन जो होता है, फेडरेशन 2 तरीके से बन सकता है। अब ये 2 तरीके क्या होता है, पहला तो बहुत सारे स्टेट्स एक साथ आ जाए और वो इंटीग्रेट कर जाए। बहुत सारे स्टेट्स एक साथ आ गए और उन्होंने एक तरीके से कंसेंसस बिल्ड कर दिया है कि हमें अब एज अ यूनियन एग्जिस्ट करना है, तो उसे हम इंटीग्रेशन कहेंगे। इसके अलावा डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, एक बहुत बड़ा यूनियन जो है वो यूनियन टूट जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और फिर ये छोटे छोटे पार्ट्स एक तरीके से एग्जिस्ट करते हैं टुगेदर। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे फेडरेशन। ठीक है, इन दोनों केसेस में क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो एग्जिस्ट कर ही रही होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेगी तभी ये जो डिफरेंट पार्ट्स या फिर डिफरेंट स्टेट्स है वो एक तरीके से दे कैन एग्जिस्ट टुगेदर, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पूरा कंसेंसस बिल्ड करना होता है, कोऑर्डिनेशन बिल्ड करना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रखा है। In the first case, a number of military weak or economy backward states and independent come together to form big strong union. ठीक है, ये पहला इंटीग्रेशन वाले केस में, जैसे ये एग्जांपल दे रहा है यूएस का। ठीक है, यूएस में ये हुआ था कि बहुत सारे स्टेट्स थे, स्टेट्स जो थे वो एक साथ आ गए थे और उन्होंने फेडरेशन बनाया यूएस में। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा स्टेट होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फेडरेशन। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कनाडा का। यूएस का अगर आपको समझना है तो यूएस का जो रिवॉल्यूशन था जो 1776 में हुआ था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, वो वर्ल्ड हिस्ट्री वाले टॉपिक में पढ़ लेना, तो ये जो है वो थोड़ा ढंग से समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूएस जो था वो भी एक तरीके से ब्रिटेन का, मतलब ब्रिटेन का कंट्रोल था उस पर।
जो फ्रांस था, फ्रांस का भी कंट्रोल था, और यूएस में भी डिवीजन थे जो एग्जिस्ट कर रहे थे सिविल वॉर के पहले, जो मतलब नदर्न यूएस था और सदर्न यूएस था, उसमें स्टार्क डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, तो उसके बाद फिर इंटीग्रेशन हुआ था अब्राहम लिंकन के लीडरशिप के अंदर, जो अल्टीमेट इंटीग्रेशन हुआ था, सिविल वॉर वगैरह हुआ था, वो 1860s के अराउंड हुआ था। तो वो आप वर्ल्ड हिस्ट्री से देख लेना। यहाँ पे हम इन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री की जब अगर लेक्चर्स बनाएंगे, अगर टाइम मिलेगा तो उसमें कर लेंगे। आगे देखता हूँ, यहाँ कॉन्सेप्ट आपको आगे समझ में ऐसे, जिससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। पढ़ लेना मगर एक बार पूरा जो चैप्टर वगैरह है ना, वो गो थ्रू तो कर ही लेना, क्योंकि एक बार पढ़ लोगे समझ के तो काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी, और मेन तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अब इंडिया का अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे कि इंडिया एक्चुअल में क्या है। इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट है या फिर इंडिया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब हमें ये तो पता है कि इंडिया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर भी एग्जिस्ट करता है और डिफरेंट स्टेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और स्टेट्स के पास खुद की गवर्नमेंट है। बट इंडिया किस टाइप का फेडरेशन है, तो इंडिया को क्वाजी फेडरल इन नेचर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि फेडरेशन एज अ वर्ड जो है वो दैट इज़ नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट है लिखा है, आर्टिकल 1 के अंदर है शायद। अब यहाँ पे ये दे रखा है कि इंडिया ने फेडरल सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया, तो इसके मेजर रीजंस क्या थे। पहला तो ये कि साइज ऑफ इंडिया, भारत का साइज बहुत बड़ा है, एंड द सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट विद इन द नेशन। दिस रिक्वायर्ड दैट डिफरेंट रीजन्स विद इन द स्टेट्स आर गिवन सब्सटैंशियल पावर्स टू हैंडल देयर डे टू डे फंक्शंस, रेगुलर फंक्शंस। ठीक है, और सो एज टू इंश्योर देयर कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये रीज़न था। आगे देखते हैं, फेडरेशन के बारे में दे रखा है। हाँ, फेडरेशन एज अ टर्म दैट इज़ नॉट देयर, आर्टिकल 1 जो है उसके अंदर यूनियन ऑफ स्टेट मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो इंडिया को क्वाजी फेडरल नेचर कहता है। इंडिया का जो फेडरल सिस्टम का जो मॉडल है दैट इज बेस्ड और इंक्लाइन मोर ऑन द लाइंस ऑफ कैनेडियन मॉडल। ठीक है, क्योंकि कनाडा के फेडरेशन के मॉडल में क्या है, जो यूनियन है, यूनियन इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट गवर्नमेंट्स, और यही इंडिया के केस में होता है। आगे जब हम यूनिटरी फीचर्स देखेंगे भारत के संविधान के, ठीक है, तो वहाँ पे हमें समझ आएगा कि वाई वी आर सेइंग सो। और ये आप देख लेना एक बार, यहाँ पे क्या है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने बता दिया। अब देखते हैं फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है। पहले हम देख रहे हैं फेडरल फीचर। ठीक है, ये कहाँ पे दे रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दे रखे हैं। पहला है डुअल पॉलिटी। डुअल पॉलिटी का मतलब क्या है, सरकार एग्जिस्ट करती है 2 लेवल पे, पहला है सेंटर पे और दूसरा है स्टेट पे। इतना ही है, डुअल पॉलिटी वाला टॉपिक खत्म हो गया। आगे देखते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के केस में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फॉर्म्स वन ऑफ द फंडामेंटल पिलर्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, अमेरिका के केस में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उनके पास है। उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर्स, दैट इज द पावर्स आर क्लियरली डिमार्केटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, एंड द डिमार्केशन इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि फेडरेशन में वी हैव सीन दैट द स्टेट एंड सेंटर बोथ डिराइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेंटर फॉर द डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक, तो भारत के केस में जैसे 7 शेड्यूल है, 7 शेड्यूल के अंदर लिस्ट है, यूनियन लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट होगी, कॉन्करेंट लिस्ट होगी। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है, बट अगर यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया है तो दैट लॉ विल गेट सुपर इम्पोज ऑन द लॉज दैट आर मेड बाय द स्टेट। यूनियन ने जो लॉ बनाया है दैट विल ऑलवेज बी प्रायोरिटाइज्ड। ठीक, कितने सब्जेक्ट्स है ये सब इन जनरल, मतलब थोड़ा बहुत नंबर याद हो तो चलेगा, यूपीएससी नहीं पूछता है, बट मोटा मोटा ये सब पता होना चाहिए कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया तो वो स्टेट लिस्ट में आ गया। ठीक है, अब पानी हो गया, जो रिवर्स के थ्रू पानी जा रहा है वो कौन से लिस्ट में आता है। लैंड हो गया, लैंड जैसे कहाँ आता है, लैंड भी स्टेट लिस्ट में आता है। एजुकेशन कौन से लिस्ट में आता है, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो ये सब कुछ कुछ है ना, ये मोटा मोटा पता होना चाहिए आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। This is also one of the fundamental basics of federal form of government, supremacy of the constitution. Ultimately, who is going to be the supreme? Ultimately, the government is not going to be the supreme. Ultimately, it is the constitution that is going to be supreme. ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कोई भी लॉ बनता है, that law is in contrast with the principles of the constitution. ठीक है, तो that law can be declared as null and void. कौन कर सकता है, जुडिशरी करती है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके पास पावर्स होती है। पावर कैसे आती है, जुडिशियल रिव्यू के अंदर। ठीक है, जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स के केस में देखा होगा कि आर्टिकल 32 है और 226 है। इन आर्टिकल्स के अंदर जुडिशियल रिव्यू के लिए आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। ठीक, आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिजिड होता है।
रिजिड का मतलब ये होता है कि द मेथड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, ठीक है। ये इसलिए किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आउटराइटली पूरा का पूरा उसका जो एसेंस है उसको किसी भी सरकार द्वारा बदला ना जा सके, ठीक है। पढ़ लेना यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट इतना ही है। आगे देखते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी जो होती है फेडरल गवर्नमेंट में वो हमेशा इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट किससे? एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेटिव से, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। जुडिशरी भी अपनी पावर कहाँ से डिराइव करती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। जुडिशरी के पास एक और अथॉरिटी होती है, वो होती है जुडिशियल रिव्यू की। किस चीज़ का जुडिशियल रिव्यू करता है? वो जो भी लॉ सरकार ने बनाया है उनका जुडिशियल रिव्यू करता है। उसके अलावा एक और पावर होती है, वो कौन सी पावर होती है? टू सेटल द डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स किन के बीच में? डिस्प्यूट्स सेंटर और स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि हमने देखा कि ये जो दोनों लेवल से, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, दोनों लेवल पे सरकार जो एग्जिस्ट करती है वो तो अलग कर रही है। फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। अब इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स आएगा तो कौन रिजॉल्व करेगा, ठीक है। तो वो जुडिशरी करती है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेसिडेंट हो गया, अब प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन हो रहा है और उसमें अगर कोई डिस्प्यूट आ गया, प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट में, इलेक्शन में अगर डिस्प्यूट आ गया, तो उसमें भी जो अल्टीमेट अथॉरिटी कौन लेता है? वो लेता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। डिस्प्यूट्स वगैरह रिजॉल्व सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इस तरीके से, ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा था। बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? दो हाउसेज होते हैं। जैसे इंडिया के केस में कौन से दो हाउसेज है? एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन है किसका? स्टेट्स का, ठीक है। और लोकसभा में क्या होता है? सीधे के सीधे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा एक्ट्स एज अ बॉडी, दैट इज फेडरल बॉडी, दैट रिप्रेजेंट्स द डाइवर्स स्टेट्स दैट आर प्रेजेंट विद इन नेशन, ठीक है। ये सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में एग्जाम्पल था। तो वैसे ही जैसे यूएस में देख लोगे तो यूएस में क्या है? एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हो गया आपका और एक सीनेट हो गया। अब सीनेट जो होता है, सीनेट में मेंबर्स कहाँ से आता है? सीनेट में मेंबर्स जितने स्टेट्स है यूएस में वहाँ से आता है। हर जो स्टेट है, हर स्टेट से 2 मेंबर आता है वहाँ पर, ठीक है। टोटल 50 स्टेट है और हर स्टेट से 2 मेंबर आता है, तो सीनेट में 100 मेंबर्स होता है, ठीक है। वो भी फेडरल सरकार है, इसलिए वहाँ का एग्जाम्पल लिया हमने। अब यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये फीचर्स हम कहाँ से देख रहे हैं? संविधान से ही देख रहे हैं, ठीक है। पहला है स्ट्रॉन्ग सेंटर। भारत में जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग कैसे है? पहला तो कॉन्करेंट लिस्ट के केस में ओवर राइडिंग अथॉरिटी है, जो हमने डिस्कस किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी, दैट विल प्रिवेल ओवर द लॉज दैट आर मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, तो ये है स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। आगे स्टेट्स नॉट इनडिस्ट्रक्टेबल, ये इंपॉर्टेंट भारत के केस में समझना, ठीक है। स्टेट्स जो है वो अपनी इच्छा से जो यूनियन ऑफ इंडिया है उससे अलग नहीं हो सकते, ठीक है, सीधी बात। तो स्टेट्स अलग नहीं हो सकते। और स्टेट्स के रिस्पेक्ट में अगर उनकी बाउंड्री चेंज करना है, एरिया चेंज करना है, या फिर उनका नाम चेंज करना है, तो इसका जो डिसीजन है दैट कैन बी टेकन बाय पार्लियामेंट अलोन, ठीक है। पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन। हम यूनिटरी फीचर्स देख रहे हैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। पार्लियामेंट अकेले ही कर सकता है, दैट टू बाय सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी, तो स्टेट से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो ये आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट में भी नहीं आएगी। इसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला एक बार चैप्टर देख लेना, वहाँ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इंडिया को क्या कहा जाता है? जो इंडियन फेडरेशन है दैट इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। आप स्टेट्स को तो चेंज कर सकते हो, स्टेट की बाउंड्री चेंज कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो, एरिया चेंज कर सकते हो, बट आप स्टेट को भारत से अलग नहीं कर सकते, ठीक। अमेरिका के केस में ऐसा नहीं है। अमेरिका इज एन अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, एक मिनट। एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, ठीक है। वहाँ पे स्टेट्स को भी चेंज नहीं किया जा सकता यूनियन के द्वारा। आगे देखते हैं सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारत के केस में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए सेम कॉन्स्टिट्यूशन है। स्टेट्स का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, दैट इज लेस रिजिड एज कम्पेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर फेडरेशन सच एज यूएस। अब यूएस वाला जो फेडरेशन है, वहाँ पे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखें तो आज तक जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं वो 30 से नीचे हैं, अराउंड 20 के अराउंड है शायद एज ऑफ नाउ, ठीक है। बट भारत के केस में ऐसा नहीं है। आप अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ दें तो बाकी चीज़ें अमेंड की जा सकती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि अगर फेडरल स्ट्रक्चर है तो स्टेट्स का भी कंसेंसस चाहिए होगा,
ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ है तो सेंटर कर सकता है, बट स्पेशल मेजॉरिटी से कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले चैप्टर से क्लियर हो जाएंगे। आगे, नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, हम यूनिटरी फीचर्स देख रहे हैं इसलिए ये पॉइंट आया है यहाँ पे। जैसे राज्यसभा है, अब राज्यसभा जो है, राज्यसभा किन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इसमें भी जो सीटें हैं वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है। तो जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं, बट जैसे सिक्किम है तो सिक्किम की तो मात्र 1 सीट है, ठीक है। तो ये अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। यूएस का जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो यूएस में क्या है, जो सीनेट है, सीनेट में हर स्टेट के 2 मेंबर होता है, तो 50 सीट है, तो टोटल मिला के 100 मेंबर है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, बट दैट इज़ नॉट देयर इन केस ऑफ इंडिया। आगे, इमरजेंसी के प्रोविजंस, भारत में इमरजेंसी के प्रोविजन जो है आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक, ठीक है। 60 में फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है, और 352 से आपका प्रेसिडेंट रूल शुरू हो जाता है, नेशनल इमरजेंसी शुरू हो जाती है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल आपका 356 में आ जाएगा, फिर 365 में आ जाएगा। तो इमरजेंसी प्रोविजंस भारत में कौन लगा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, ठीक है। और ये प्रोविजंस किन पे लगते हैं, सेंटर और स्टेट दोनों पे लगते हैं। स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती इमरजेंसी प्रोविजन, सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिटरी फीचर्स। आगे, सिटीजनशिप जो है वो भारत में सिंगल है, पूरे देश में एक ही सिटीजनशिप चलती है। आगे, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, भारत में जो जुडिशरी का स्ट्रक्चर है वो हमने देखा, पहले पॉइंट देखा कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे पास, बट वो तो फेडरल गवर्नमेंट का पॉइंट था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम पॉइंट देख रहे हैं कि वेयर द सेंटर इज स्ट्रॉन्ग, तो जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि सेम जुडिशरी इंटरप्रेट्स द लॉ ऑफ बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट्स, ठीक है। तो भले कोई लॉ स्टेट ने बनाया या फिर सेंटर ने बनाया, जो जुडिशरी है हमारी, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनके पास पावर है उन लॉज को इंटरप्रेट करने की, वैलिडेट करने की, ठीक है। तो इसका मतलब सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन्फोर्सेस बोथ द सेंट्रल लॉ एज वेल एज स्टेट लॉ। यूएस के केस में ऐसा नहीं है, यूएस के केस में स्टेट्स का अपनी डिफरेंट स्टेट जुडिशरी होती है, ठीक है। आगे, ऑल इंडिया सर्विसेज, जो हमारी आईएएस होगी, आईपीएस होगी, आईएफएस होगी, आर्टिकल अपना 300 कितना हो गया, 11 हो गया, 11-12, ठीक है। तो इसके अंदर ये मैंशनड है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज को, इसमें क्या होता है, इमीडिएट कंट्रोल स्टेट्स के पास होता है, बट अल्टीमेट कंट्रोल लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये भी यूनिटरी फीचर हो गया। आगे, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, ये क्या है, जैसे भारत में सीएजी है, ठीक है। सीएजी एज एन इंस्टीट्यूशन है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यह आता है आपका आर्टिकल 148 से 151 के बीच में, ठीक है। इसका भी अलग से चैप्टर दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। अब सीएजी हैज़ द पावर टू ऑडिट, ठीक है, ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट्स। अकाउंट्स में क्या क्या आ जाएगा, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, मतलब हर चीज़ आ जाएगी। किसी भी पर्टिकुलर स्कीम में, डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है या स्टेट गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है, तो सीएजी हैज़ अथॉरिटी टू ऑडिट। ये यूनिटरी फीचर कैसे हुआ, सीएजी जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज ओनली सिंगल इंस्टीट्यूशन इन द होल नेशन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट्स जो है तो स्टेट्स के सेपरेट सीएजी होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सीएजी के पास ही पावर है, तो इसलिए वी कॉल इट एज इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। अब आप पूछेंगे थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट का ऑडिट कौन करता है, फिर थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट का ऑडिट डिपेंड करता है कि स्टेट के ऊपर, स्टेट ने किसको अथॉरिटी दे रखे है। स्टेट यहाँ पे सीएजी को भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो ऑडिट करे, या फिर स्टेट अपना सेपरेट मैकेनिज्म बना सकता है, बट दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द थर्ड टायर, 73rd और 74th से जो आया है उनके लिए। तो जैसे स्टेट्स हो गया, जैसे कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, तो यहाँ पे सीएजी ही ऑडिट करता है, ठीक है। आगे, पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट ऑल्सो हैज़ द पावर टू मेक लॉज ओवर स्टेट लिस्ट। पार्लियामेंट कब कब कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टेट सब्जेक्ट पर अगर कोई लॉ बनाना है और इसके लिए राज्यसभा में रिजोल्यूशन पास किया गया है। राज्यसभा हमने देखा था कि राज्यसभा एक्ट्स एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स, तो राज्यसभा में अगर रिजोल्यूशन पास कर दिया गया है एंड दैट इज ऑल्सो इन नेशनल इंटरेस्ट, देन द पार्लियामेंट हैज़ द पावर, ठीक है। and it can be done without amending the constitution. The amendment of the constitution is not needed, ठीक। आगे, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। गवर्नर क्या है, गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द, नॉमिनल हेड किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वगैरह का काम करता है। अब ये अपॉइंटमेंट भी कौन कर रहा है, सेंट्रल कर रहा है, ठीक है। तो ये भी यूनिटरी फीचर हो गया। आगे, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है हमारा, वही इलेक्शन कराता है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, जैसे हमने सीएजी डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर थर्ड टायर है, थर्ड टायर का इलेक्शन अगर कराना हो तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन कंस्टिट्यूट करता है,
स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। आगे वेटो ओवर स्टेट बिल्स, इसके अंदर क्या दे रखा है, हाँ जैसे गवर्नर है तो गवर्नर के पास कुछ वेटो पावर्स होती है। अब ये वेटो पावर्स हम किन की बात कर रहे हैं, जैसे कोई बिल हो गया स्पेसिफिकली तो गवर्नमेंट कैन विदहोल्ड सर्टन बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कंसिडर करे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट के पास या एक तरीके से यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे एब्सोल्यूट वेटो है। इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स कितनी भी बार अपना बिल पास कर ले, ठीक है, पास करे मतलब भेजे गवर्नर को असेंट के लिए या फिर प्रेसिडेंट को, गवर्नर के थ्रू ही प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो प्रेसिडेंट के पास कोई कंपल्शन नहीं है कि उस बिल को कंपलसरी साइन करना ही है, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट से अगर कोई बिल जाता है तो पहली बार अगर प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया उस बिल को, बट अगर नेक्स्ट टाइम अगर वो बिल वापस जाता है तो द प्रेसिडेंट हैज़ टू मैंडेटरली गिव हिज असेंट, तो दैट इज नोन एज सस्पेंसिव वेटो। बट इन दिस केस विद रिस्पेक्ट टू द बिल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट हैज़ एब्सोल्यूट वेटो, ठीक है। तो ये दिमाग में रखने की ज़रूरत है। ये सारे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, यूनिटरी फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्या दे रखा है यहाँ पे हमारे फेडरल सिस्टम का। पहला तो ये बोल रखा है कि ट्रेडिशनल फेडरल सिस्टम है उससे हम डिविएट करते हैं। ट्रेडिशनल फेडरल सिस्टम क्या हो गया कि भैया टोटल डिवीजन रहेगा किन के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच में, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके पास सब्सटैंशियल अथॉरिटी रहेगी। जैसे यूएस के केस में हमने देखा उनकी जुडिशरी वगैरह अलग है, स्टेट्स ज़्यादा और जो सेंटर है वो ज़्यादा इंटरफियर नहीं करती। बट दैट इज़ नॉट द केस इन इंडिया। इंडिया के केस में क्वाजी फेडरल है और दैट इज़ मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स अ कैनेडियन फॉर्म ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, ठीक। तो बैलेंस ऑफ पावर इज इन फेवर ऑफ सेंटर इंडिया के केस में। नॉन फेडरल फीचर्स भी है, ये भी हमने देख लिया। आगे क्या दे रखा है कि सेंटर हैज़ अ टेंडेंसी टू डोमिनेट, और एग्जांपल यहाँ पे क्या दे रखा है, फाइनेंशियल स्फीयर। तो जैसे कि फाइनेंस कमीशन हो गया, तो फाइनेंस कमीशन डील्स विद द डिवॉल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस किस तरीके से डिवॉल्व करना है। अब फाइनेंस कमीशन भी कौन कंस्टिट्यूट करता है, सेंटर ही कंस्टिट्यूट करता है, प्रेसिडेंट करता है ना, ठीक। तो वो सेंटर ही हो गया एक तरीके से। पहले प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट करता था, प्लानिंग कमीशन तो हट गया, उसकी जगह तो नीति आयोग आ गया, तो इस पर इतना लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। बाकी पॉल एपलबी ने क्या कहा, आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा, ये सब लिख रखा है यहाँ पे, देखना है तो देख लेना, मीन्स में थोड़ा काम आ सकता है, अभी के लिए ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक चीज़ कही थी यहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट है, उसका एसेंस इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि भारत में कि ये जो क्रिटिसिज्म है ना कि ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, तो उसका इस क्रिटिसिज्म का एक तरीके से जवाब BR अम्बेडकर ने दिया था, अम्बेडकर जी ने दिया था। वो ये है कि पहली बार भारत में जो यूनियन और स्टेट्स है दोनों जो क्रिएट किए गए ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू किए गए, सबसे पहली चीज़, ठीक है। खुद से तो नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है, ठीक है। आगे दूसरी चीज़ ये है कि ये दोनों जो पावर्स डिराइव करता है, सेंटर और स्टेट जो पावर्स डिराइव करता है वो भी कहाँ से करता है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है, ठीक है। और आगे क्या है इसके अलावा क्या दे रखा है, रॉन्ग टू से, हाँ बस यही दो पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है कि पावर्स कहाँ से डिराइव हो रही है। तो अल्टीमेटली ये क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्स द एसेंस ऑफ द गवर्नेंस स्ट्रक्चर दैट इज एग्जिस्टिंग विद इन द नेशन। एवरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अल्टीमेटली द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन नेचर, ठीक है। आगे SR बोमई का जो केस था कर्नाटका में हुआ था, ठीक है, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर को रातों रात बदल दिया गया था, हटा दिया गया था। तो SR बोमई के केस में क्या हुआ था, 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो फेडरलिज्म है भारत में दैट फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर फेडरलिज्म कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो शायद एक स्पेसिफिक चैप्टर ही है इसमें इंडियन पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत में, वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि यशवंत भारती केस से कैसे जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसका इवॉल्यूशन हुआ था, फिर आगे कैसे वो री इन्फोर्स होता गया मिनर्वा मिल्स के केस में, SR बोमई के केस में, ठीक है। सबसे बड़ी जो बेंच है आज तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो 13 जजेस की बैठी थी वो केशवानंद भारती केस में ही बैठी थी, ठीक है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ कही कि जो स्टेट्स हैव इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो संविधान के थ्रू स्टेट्स बने हैं, तो सेंटर इज नॉट डिस्ट्रक्टिव ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
आगे के इमरजेंसी के बारे में कुछ लिखा है, द फैक्ट दैट ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड सर्टन अदर eventualities their powers are overridden or invaded by the center is not destructive of essential features। ठीक है, तो ये जस्टिफाई कर रहा है एक तरीके से इमरजेंसी की, इमरजेंसी आ रही है तब तो ठीक है, और फेडरल स्ट्रक्चर उससे भी चेंज नहीं हो रहा क्योंकि वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे क्रिटिसिज्म में भी जो इम्पोर्टेंट थे, तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। आगे ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, ये अगर आपको देखना हो तो देख लेना, अदरवाइज़ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि जितना एसेंस था वो हमने पूरा समझ लिया। आगे रेफरेंस वगैरह ये दे रखे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार ये चैप्टर आप पढ़ लेना, और उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से या फिर मेंस पर्सपेक्टिव से भी, वो एक बार देख लेना और उन्हें सॉल्व कर लेना, क्योंकि एक बार सॉल्व कर लोगे तो उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को एंड करते हैं, अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।